दोस्त हैं। इस पर आज हम बात करेंगे हमारी इस खास पेशकश न्यूज 24 के गुजरात मंथन में। हमारे साथ आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए #गुजरात मंथन के जरिए जुड़ सकते हैं। मैं आपका एक बार तारुफ करवा दूं, जिग्नेश मेवानी जो कि दलित लीडर है, गुजरात में दलितों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जिग्नेश मेवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चरणजीत सापरा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही केवल राठौर जो कि मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं। ये आप कह सकते हैं कि दलितों का छुपा हुआ चेहरा है। तो इनसे भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये छुपे हुए चेहरे को भी सामने आना चाहिए। लेकिन शुरुआत में करना चाहती हूँ जिग्नेश, आपसे आगे बात करूं, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप तो एक एक्टिविस्ट के तौर पे दलितों के एम्पावरमेंट के तौर पे आना चाहते थे, ये अचानक आप अरविंद केजरीवाल क्यों बन गए? हम जिग्नेश है और जिग्नेश ही रहेंगे, लेकिन बहुत से साथियों का लगातार एक प्यार भरा हमारे ऊपर प्रेशर था कि आप चुनाव लड़िए। जिस ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ पिछले 8-10 साल से आप जनता के हितों के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके जैसे लोग असेंबली में जाए, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे जाए और गुजरात की 6.5 करोड़ जनता के जो भी सही सवाल है, उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारे सवालों के ऊपर बात रखने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व गुजरात की असेंबली में होना चाहिए। इसी फीलिंग के चलते हम लोगों ने एक तरह से लास्ट मोमेंट पे तय किया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे मैं अपनी बात असेंबली में रखने के लिए चुनाव लड़ूंगा। क्या ये वाकई लास्ट मोमेंट पे तय हुआ था? क्योंकि आपका एक तरह से नया जन्म ऊना के दुखद घटना से हुआ था, और तब से लेकर अब तक में कहीं ना कहीं तो सोच रही होगी केवल। इस पर मैं रिएक्शन आपका चाहूंगी इसके बाद। हाँ, मतलब बैक ऑफ द माइंड तो ये चलता रहता है कि चुनाव लड़े न लड़े, उसकी एक डायलेमा भी था। तो फाइनली हमने कॉल लिया कि लड़ लेते हैं। आप चाहते थे कि चुनाव लड़े केवल? एक्चुअली ये जो ऊना कांड का पूरा आंदोलन हुआ, तो पहले जिग्नेश भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे भाई है, लेकिन उनका कोई रोल नहीं था। क्योंकि ऊना कांड का जो पूरा आंदोलन है वो सामाजिक एकता और जागृति मिशन की जो टीम है सौराष्ट्र की, जो कि 4,500 युवाओं की एक फौज है, तो उन्होंने चलाया। उन्होंने ऊना में 4-5 दिन तक नेशनल हाईवे ब्लॉक किया। सोशल मीडिया के माध्यम से ये उनको हाईलाइट किया। जो अलग अलग लीडर्स है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, और जो भी पिछड़े वर्ग से संबंधित, जैसे कि मायावती बहन है, लालू प्रसाद यादव है, रविश कुमार है, उन सभी लोगों तक हम लोगों ने ये वीडियोस वगैरह सब लोग भेजे व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये पूरा आंदोलन खड़ा किया। ये तो जिग्नेश कब आए उस आंदोलन में? जिग्नेश भाई की एंट्री आंदोलन में अहमदाबाद के महासम्मेलन में हुई थी। अहमदाबाद का महासम्मेलन जो था वो किसी एक संगठन के माध्यम से नहीं हुआ था, पूरे गुजरात के सभी जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनके माध्यम से आयोजित ये जो कार्यक्रम था। और इसके बाद जिग्नेश भाई वहां पर हाईलाइट हुए। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करना चाहिए, तो ग्रास रूट लेवल पर जिग्नेश भाई अब तक, मैं जब तक 2009 से हूँ, ये जो सोशल एक्टिविटी में समाज के लोगों के जो अत्याचार होते हैं, कहीं पर महापुरुषों की विचारधारा पर जो काम करते हैं, तो जिग्नेश भाई कहीं पे नहीं दिखे थे। आप कहीं पर नहीं थे, और आप इनकी एस्पिरेशन शुरू से ही थी पॉलिटिक्स में जाने की, आपका ये कहना है? आई डोंट नो मैम, बट जिग्नेश भाई पहले, आप ही ने कहा कि पहले आपके दोस्त थे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं जिग्नेश भाई, और ये केजरीवाल जी के रास्ते पे अगर चलते हैं तो उनको आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये जो आंदोलन है वो शेड्यूल कास्ट के अस्तित्व के सवाल के लिए है, उनकी अस्मिता के लिए है। क्योंकि हजारों साल से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को वंचित समुदाय के तौर पे रखा गया है। उनको किसी भी जो मूलभूत अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है उनसे उनको पूरी तरीके से वंचित रखा है। तो ये स्वाभिमान का आंदोलन था, ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए नहीं था। रिएक्शन ले लें, फिर मैं चरणजीत जी के पास आऊंगी। देखिए, किसी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। बहुत बचकाना और चाइल्डिश लगता है जब कोई ये कहता है कि हम ग्रास रूट पे नहीं थे। बहुत ही चाइल्डिश लगता है। 2008 की साल से सफाई कर्मियों के आंदोलन के साथ जुड़ा हूं। 1941 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अहमदाबाद में आए और सफाई कर्मियों की जो स्ट्राइक की थी, उसके बाद की सबसे बड़ी स्ट्राइक 28 दिन की अहमदाबाद में 2014 को हुई।
उसका मैं वन ऑफ द लीडर्स हूं। गुजरात में जीआईएसएफ के जो जवान हैं, 2500 जवान, उनका यूनियन फॉर्म किया है। 2009 से 2015 तक लगातार भूमिहीन खेत मजदूरों के लैंड राइट्स के ऊपर काम किया है। राइट्स और एनकाउंटर्स की विक्टिम्स के साथ काम किया है। गुजरात की सिविल सोसाइटी का मैं एक अहम मुद्दा हूं। तो मेरी पहचान ही यही है कि मैं ग्रास रूट का कार्य करता हूं। देखिए चरणजीत जी, राजनीति क्या करा देती है, दो दोस्तों को दुश्मन बना दिया, लड़ा दिया आपस में। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट भी है। नहीं, मैं लड़ा ऐसा क्यों रहे नहीं, हैं आप सब लोगों को? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये देखा है कि गुजरात के अंदर जो उत्पीड़ित ग्रुप्स हैं, यानी जिनको कांग्रेस पार्टी की सहायता भी चाहिए, अब अगर उन्नाव के अंदर दलितों को पीटा जाता है या और अत्याचार होते हैं, पाटीदारों के विरुद्ध अत्याचार होते हैं, 20,000 पाटीदारों पर केस होते हैं, घरों से निकाल करके अगर उनको पीटा जाता है, केस लिए जाते हैं, उनकी महिलाओं पर अगर केस लिए जाते हैं, और अगर उस पाटीदार समाज को कांग्रेस पार्टी नहीं सपोर्ट करती या ओबीसी को कांग्रेस पार्टी नहीं सपोर्ट करती, क्या दलित को नहीं सपोर्ट करती, तो फिर तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है कांग्रेस पार्टी की, एक राष्ट्रीय पार्टी की, हम उस संवैधानिक जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। और ये भी तो गुजरात के बेटे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन को टिकट दिया है वो भी गुजरात के बेटे हैं। तो गुजरात के बेटे अगर अपना सिद्ध करना चाहते हैं, अपना नेतृत्व सिद्ध करना चाहते हैं, और अगर वो चुन करके आना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई गलत कदम किया है या कांग्रेस पार्टी ने किसी को गलत जिग्नेश, सपोर्ट किया। गुजरात में 7% वोट है सिर्फ दलितों का। उसमें भी एक तो यहीं पे हमारे साथ बैठे जो कि दलित एक्टिविस्ट खुद बोल रहे हैं कि वो आपका समर्थन नहीं कर रहे, जो भी उनकी बातों से समझ में आ रहा है। आप ही के खिलाफ बीएसपी भी लड़ा रही है कैंडिडेट। तो आप दलित भी आपस में नहीं है, देखिए तो आप हरा देंगे ऐसे बीजेपी को? देखिए एक बात सुनिए, हम लोगों का रोल बहुत साफ है कि हम सारे वंचित वर्गों को साथ में लेकर चल रहे हैं। और आज गुजरात में वंचित वर्ग कौन है? सारे वो लोग जो गुजरात मॉडल का विक्टिम है। तो सूरत के व्यापारी भी आज वंचित फील कर रहे हैं खुद को, सफाई कर्मी भी है वंचित, पाटीदार समाज जिनके 14 लड़कों को मार डाला वो भी लड़ेंगे सड़कों पर, ओबीसी समाज भी सड़कों पर है, आशा वर्कर आंगनबाड़ी की बहनें पर सड़कों पर है, कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर है। सारे लोग गुजरात मॉडल के विक्टिम्स हैं। अगर जिग्नेश मेवानी जीत जाते हैं तो वो उस वंचित वर्ग के लिए क्या कर देंगे आते ही? देखिए, जिग्नेश मेवानी जीते या ना जीते, दोनों परिस्थिति में पिछले 8 से 10 साल से ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे जिस कमिटमेंट के साथ संघर्ष करते आए थे, उसी कमिटमेंट के साथ मैं संघर्ष करूंगा। कल को चुनाव खत्म होते में एमएलए बना या हारा, दोनों परिस्थिति में गुजरात की 160 नगर पालिका के जिन वाल्मीकि सफाई कर्मियों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उसके संघर्ष में मैं जाऊंगा। आप पे आरोप ये भी लगते आ रहे हैं कि अरुंधति रॉय से 3 लाख रुपए आपको डोनेशन मिल गया, डोनेशन आप ले रहे हो, और आपने कहा था किसी एनजीओ से नहीं लूंगा और किसी कॉर्पोरेट हाउसेस से नहीं लूंगा, उसके बावजूद अरुंधति रॉय से आपने ले लिया। सारे वो इंडिविजुअल्स जो मानते हैं कि जिग्नेश मेवानी सही काम और सही कोज में इन्वॉल्व है, वो मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं तो आपको अरुंधति रॉय से लेने की क्या जरूरत आप भी थी? 5-10 हजार दे दीजिए। नहीं, मैं आपको दे सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मदद करने में मेरी कुछ नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे से तो ले सकते हैं ना पत्रकार से, बिल्कुल। अरुंधति रॉय से क्यों लिया आपने? देखिए, सारे लोग हमने क्राउड फंडिंग रखा है, कल को आप भी दे सकते हैं क्राउड में। नहीं, किसी कहीं किसी ये और तो को नहीं भी है दे आप लोग सकता सिर्फ है। मिलकर से बीजेपी के खिलाफ का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल और बनाना उन्हीं चाहते सब हैं। और उन्हीं सब उसमें लोगों तो से दो राय डोनेशन ही भी ले नहीं रहे हैं है। जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते उसमें भी तो हैं। दो राय नहीं है। हम जमकर 2019 तक भाजपा के सामने माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो संविधान विरोधी है, क्योंकि वो जन विरोधी है, केवल दलित विरोधी नहीं है। जिस पाटीदार समुदाय ने इस पार्टी को खड़ा किया, उसके 14 लड़कियों को गोलियां मार दी। थानगढ़ में 3 दलित लड़कों को गोली मारने के बाद हाईकोर्ट में एफिडेविट करते हैं कि नो ऑफेंस इज मेड आउट, कोई गुनाह ही नहीं बनता। आप जिन पाटीदारों के लिए इस वक्त अभी आपके जज्बात आ रहे हैं, इन्हीं पाटीदारों के साथ दलित पहले कभी दिखाई नहीं देना चाहता था। आज क्या हो गया कि एक साथ मिलकर आप लोग कांग्रेस का समर्थन करना चाह रहे हैं? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में। पर आप किसका समर्थन कर रहे हैं? ऐसा करके उन्होंने आपको अनअपोज्ड रख दिया आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 6.5 करोड़ जनता देखिए, का ये समर्थन कर रहे हैं। हाँ, ये चुनाव जो है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम 6.5 करोड़ जनता जो गुजरात की है, ये वो चुनाव है जो गुजरात मॉडल की अभी बात हो रही है। मैं कहूंगा इसको गुजरात मॉडल न कहा जाए, इसको मोदी मॉडल कहा जाए, क्योंकि गुजरात की अस्मिता बहुत बड़ी है। गुजरात, हर गुजरात में रहने वाले व्यक्ति ने इस गुजरात को बनाया है।
तो इसको मोदी मॉडल कहिए और हम सबको मिलकर के एक मोदी मॉडल को डिफीट करना है। मैं ये जरा केवल से जानना चाहती हूँ, क्या ये तरीका सही है? ये एक माहौल बनाने की कोशिश है क्या बीजेपी के खिलाफ? क्या आप ये बात मानते हैं? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जन विरोधी है। उनका जो गुजरात मॉडल का जो तरीका है वो लोगों के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, वे मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस भी तो बीजेपी की ही समान है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी बीजेपी के समान है। कैसे? भारत पर कैसे? 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। हाँ, ये जो अभी आइडियोलॉजी कैसे समान है? आइडियोलॉजी इसीलिए समान है कि जिस तरह की उद्योग घरानों को ये लोग सपोर्ट करते हैं, बीजेपी वाले लोग, जैसे कि एनपीए है, तो कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ है। फिर ये जो आप एलपीजी ये है, कहना चाहते हैं सब एक थाली के चट्टे बट्टे? एग्जैक्टली मैम, एलपीजी जो है मैम, मुझे आप मेरी सब बात एक जैसे, मेरी जो बात भी पूरी आ जाए। करने नहीं, दीजिए नहीं, आप please। उदाहरण दीजिए ना, मेरी बात पूरी आप करने उदाहरण दीजिए। दीजिए, स्पेसिफिक जो लाइए, एलपीजी कोई जो बात है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इन 1991 में पी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये लाया गया। मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अभी आप कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है, तो वो अभी खानगीकरण का, जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन को लाने वाले ही तो कांग्रेस वाले थे। तो आप पहले तो ये एक व्यवस्था बनाते हो और उनके बाद इनका विरोध करते हो। दूसरी बात मैं इसका दूसरी बात ये है, एक एक करके जवाब ले ओके मैम। जी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की जो बात कर रही है, अब प्राइवेटाइजेशन इस हद तक नहीं आनी चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो इस तरह की एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाए कि हर बच्चे को अगर केजी में छोटी क्लास में अगर एडमिशन लेना है तो उसको 50,000 लाख रुपया देना पड़े। हॉस्पिटल की प्राइवेटाइजेशन उस हद तक नहीं होनी चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है गुजरात का, उसको अगर इलाज कराना है तो उसको कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। इस हद तक प्राइवेटाइजेशन नहीं जानी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन उस हद तक जानी चाहिए कि उसका फायदा साधारण जनता को हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, या जो आपने जिक्र किया नरसिम्हा राव जी का, अगर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन लाया है तो आज उसी की वजह से जो हमारे तन पे कपड़े हैं, जो हमारे हाथों में मोबाइल हैं, जो हम फॉरेन की चीजें आज साधारण आपको छोटे छोटे गांव में भी मिलती हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट है। उसको आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहती हूँ। जैसे आपने शुरुआत की थी और जिग्नेश के लिए बोला था, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी इन द सिस्टम, ऐसा कहा जाता है। तो अगर वो सिस्टम में आके कुछ बदलाव करना चाहते हैं और उनको लगता है वो कर देंगे, तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? एक्चुअली मैम मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहले तो जिग्नेश मेवानी जो है वो अगर वडगाम चुनाव से जीतते हैं तो, लेकिन अभी ये तो वो बिल्कुल गलत है। यानी समाज के लोगों का थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। यानी या। आपको उनके चुनाव लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनके इनडायरेक्टली कांग्रेस को समर्थन करने से दिक्कत है? मेरी बात पहले समझ लीजिए प्लीज, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार अभी ये लोग बना, किया, एक सुर से ये कह रही है कि 2019 के बाद ये देश नहीं रहेगा, न ये कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, न संविधान का मूल्य बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। जिस प्रकार से गौरी लंकेश की हत्या हुई, जिस प्रकार से दाभोलकर, कलबुर्गी और पानसरे की हत्या हुई, जिस प्रकार से साथी भीमार्वी के चंद्रशेखर रावण को अंदर डाल दिया, नॉर्थ ईस्ट के बड़े लीडर अखिल गोगोई को अंदर डाल दिया, तो लोकतंत्र के ऊपर इतना खतरनाक हमला आज से पहले कभी नहीं था। वही सारी पार्टियां एक साथ एक जगह सरकार नहीं बना पाती। भाजपा एक फांसीवादी ताकत है और इस फांसीवादी ताकत के सामने जो कुछ हो वो कर गुजरना मेरा नागरिक कर्तव्य है। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो आपकी सोच है। मैं ये कह रही हूँ, जिन आप राजनीतिक दलों का नाम ले रहे हैं कि सब एक साथ एक सुर में बोल रही हैं, वो एक साथ एक सुर में एक जगह पे पार्टी तो बना नहीं पाती, सरकार तो बना नहीं पाती, तो बताइए ना, तो फिर क्या उनका दम रहा? तो वो एक साथ सारे लोग एक सुर में पार्टी नहीं बना नहीं बना पा रहे, तो उनका प्रॉब्लम है। नहीं, तो फिर आप उन्हीं की हमारा बात, प्रॉब्लम है वो। आप तो खुद पता है,
नहीं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनकी एक चीज को अगर कोट कर देंगे, लेकिन वो एक साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे, वो एक साथ सरकार नहीं बना पाते, कहीं पर एक साथ सहमति उनकी किसी भी चुनाव में देख लीजिए नहीं होती, तो आप उनको कोट किस जो है आधार पर कर रहे हैं? देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आ गई है। सारी, हाँ बिल्कुल, इसकी वजह है इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मेरे साथ या मुझे उनके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंकने की बात कर चुके हैं। आप इनका समर्थन करते अगर ये Actually- बीजेपी का सपोर्ट कर रहे होते? एक्चुअली मैम, बीजेपी का समर्थन करते होते तो मैं उनका कतई सपोर्ट नहीं करता। अगर कांग्रेस का भी अगर ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं तो मैं वैचारिक तौर पर उनके संपूर्ण बीएसपी खिलाफ के हूं। साथ जाते? एक्चुअली मैम, मैं अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वंचित समुदाय के लोग हैं, उनकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है। इसकी बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस अभी बता रही है उनके चुनाव के बारे में कि भाई हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को जमीन दिलवाएंगे। तो उन्ना के पुंजाभाई वंश जो विधायक है चालू, और पिछले 5 टर्म से जो विधायक चुन के आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने उन्ना के दुधाला गांव के 26 किसानों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया। तो ये शेड्यूल कास्ट के 26 परिवारों की जमीन क्यों हड़पी आपने? फिर जो मोठा गांव में शेड्यूल कास्ट के लोगों को वहां पर मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, तो उन लोगों ने बौद्ध विहार बनाया। तो बौद्ध विहार गिराने के लिए ये पुंजाभाई वंश और उनके साथीदारों ने मिलकर ये सारी साजिश रची और ये बौद्ध विहार को गिराया गया। ये बाबरी मस्जिद जैसे गिरी, जैसे कि बाबरी मस्जिद का पूरा कांड हुआ, ऐसे ही ये बौद्ध विहार को पूरी तरीके से बर्बरता से गिराया गया। शेड्यूल कास्ट के कई लोग जो है मैम, आज भी गाँव में उनके बाल या दाढ़ी नहीं करते हैं, उनके लिए चाय की रका भी अलग रखते हैं। तब ये कांग्रेस पार्टी क्यों कोई आवाज नहीं उठाती है विधानसभा में या संसद में? क्यों नहीं उठाती है? फिर मैं आगे फिर यहाँ पर लोगों से भी क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। जी, जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, ऐसा जिस तरह से इन्होंने बताया कि किसी की जमीन कांग्रेस के विधायक ने कब्जा की है, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने निश्चित रूप से पुलिस कंप्लेन करी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कांग्रेस के विधायक को या नेता को छोड़ेगी नहीं अगर उसका ऊपर कोई कंप्लेन होगी। अगर दोनों के साथ मिलजुल कर कोई समझौता हुआ हो नहीं, तो फिर इसमें ये तो कोई उन्होंने- बात नहीं उन्होंने है। पहले हो ही कह नहीं दिया सकता, सब एक एक जैसे पूरब है, हैं। एक पश्चिम है। उन्होंने पहले ही कह दिया सब एक जैसे हैं। दोनों के मिलजुल के हो ही नहीं सकते। देखिए, जैसे नहीं, वो तो जो हमारे आप- सामने है, जो वो ये आप कह कह रहे रहे हैं। हैं कि दोनों एक जैसे हैं। अब सत्ताधारी पक्ष दो में से एक कोई बनेगा, दो में से एक कोई बनेगा, तो आपको ये तो निश्चिंत करना पड़ेगा कि किसके साथ में जाना है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आप actually एकदम से अलग भी नहीं रह सकते। एक्चुअली आप बता रहे हो कि दोनों अलग है, लेकिन मैं बोलता हूं अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये नोटबंदी का ये पूरा जो मामला हुआ था, तब ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जो चंदा था उन पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और उनके डेलीगेशन के बीच में एक ये कोई समझौता हुआ और इनके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अलग से ये मतलब जो पैसे की जो चीजें हैं उनमें से ये वंचित आपका रखा वर्जन गया। है, ये आपका वर्जन है। नहीं, वर्जन नहीं है, सारा देश जानता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ये पूरा आरोप लगाए है और ये सही है। तो मतलब आप भी केजरीवाल का नहीं, समर्थन मैं करते बिल्कुल हैं? किसी का समर्थन नहीं करता आप हूं। अभी मैं- केजरीवाल के साथ नहीं, मिलकर नहीं, चुनाव लड़ लीजिए। क्या उन्होंने उसमें? आरोप लगाया ऐसा मैं बोलता हूं। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। मैं केवल ये जो शेड्यूल ट्राइब और वंचित समुदाय के लोग हैं उनका प्रतिनिधि हूं और उनके लोगों के लिए मैं काम करता हूं। वंचित समुदाय को किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन वंचित समुदाय को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 44 साल तक कांग्रेस ने गुजरात में राज किया, तो कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अभी की लोगों के बात लिए करिए ना, क्या किया? 22 साल ठीक से, है, लेकिन किसी ना 22 किसी साल से जो तरह राज से है तो उसकी कोई तो बात करिए। करेगा उसको लेके काम। अगर वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं उन ये वंचित वर्ग का, तो उसमें कुछ गलत क्या होगा? जी, आप पूछिए, सवाल पूछिए। जिग्नेश, आपकी पहचान एक दलित नेता की है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आप करते आ रहे हैं पिछले काफी सालों से। अब आप इलेक्शन पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये कि लोकतंत्र में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का क्या रोल है और क्या ये सही है? देखिए, मैं मानता हूं कि मैं दलित इश्यू की बात करता हूं, लेकिन मैं आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की बहनों की भी बात करता हूं। जिन 7 लाख कर्मचारियों को पिछले 15 साल में 4,500 के सैलरी पे रखा और उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया, मैं उनकी भी बात करता हूं। मैं जीआईएसएफ के जवान और सफाई कर्मी की भी बात करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रॉमिस किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले, तो मिले। तब मेरा मतलब ये नहीं कि दलितों को मिले, युवा को रोजगार मिले।
जब मैं ये कहता हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान 50 लाख लोगों को आवास का जो प्रॉमिस दिया था वो पूर्ण किया जाए, तो मेरा मतलब ये नहीं कि दलितों को आवास मिले, सारे लोगों को आवास मिले जिनके सर के ऊपर शेल्टर नहीं है। तो दलितों के सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि आप जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इस देश के सारे लोगों को इस बात को लेकर चिंतन और विमर्श करना चाहिए कि जाति विहीन समाज की रचना कैसे। जिग्नेश, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस जिग्नेश को आज हम देख रहे हैं 2017 में इस महामंच में इलेक्शन से ठीक पहले, 2 साल पहले इसी जिग्नेश को लोग जानते थे। जब पाटीदार आंदोलन चल रहा था तो यही जिग्नेश कहते थे कि इन लोगों को आरक्षण की जरूरत है जो मलाई खाते हैं, ये लोगों की ये जो आंदोलन की मांग है संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। तो 2 साल में जिग्नेश के अंदर इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आज उसी पाटीदार आंदोलन, उसी हार्दिक पटेल के साथ जिग्नेश खड़े हैं। दो बात, इसका 2 फोल्ड में मैं जवाब दूंगा। जी। एक, ये स्टेटमेंट आप पब्लिकली दिखाइए मुझे, कहाँ बोला हमने? 2015 में। हाँ, कहाँ पर? 2015 में आपने पृथ्वी कहा। के कौन से कोने पर? नहीं, पृथ्वी के किसी की नाइजीरिया में, थाईलैंड में, युगांडा में, घाना में, ओढो में, अमरेवाड़ी में, कहाँ हाँ। पे दिया? आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला ही ऐसा नहीं। कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया भाई। अच्छा। और लेकिन हाँ। दिल्ली के तौर पे मान के यानी- चलिए हाँ। कि ऐसा हमने स्टेटमेंट दिया, ठीक सपोज, है, ठीक है, हाँ। तो सोच बदल भी सकती है। नरेंद्र भाई को यही समझा रही है कि यही सोच मेरा बदलिए। सवाल है कि सोच 2 साल में कैसे बदल? सोच बदल भी सकती है। समाज की प्रक्रिया गतिशील होती है, सब कुछ रिजिड नहीं होता। तो आज मैं जो कुछ मान के चलता हूं, कल उसमें परिवर्तन आए, इसी रिजिडिटी से तो मुक्त होना है भाई। हम क्यों ना बदले? हमको भी कुछ रियलाइजेशन हो सकता है। जी जिग्नेश, इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा बात हुई है युवा, जिनमें युवा के चेहरे के नाम पर जिग्नेश, अल्पेश, हार्दिक की तो 3-3 सेक्स सीडी बीजेपी की तरफ से, जैसे ऐसे आरोप लगता है कि बीजेपी ने उसको जो है सार्वजनिक कर दिया था, उस पर क्या आप कहना चाहते हैं? यार, सेक्स कितनी मजे की चीज है। पूरी मानव सभ्यता को जमकर उसका आनंद उठाना चाहिए। राइट टू सेक्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। बड़ी मजे की चीज है। तो आपको अगर कल को कभी ऐसी खबरें आए कि जी नहीं, जिग्नेश मैं- मवानी की कोई सीडी आने वाली है, तो आप चाहेंगे कि लोग मजे उठाएं? मैं ये कहूंगा कि जिग्नेश मेवानी की नहीं, नरेंद्र भाई की भी सीडी नहीं आनी चाहिए। नहीं आए। राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को और खास करके बहनों को यह सोचना पड़ेगा कि समर के वेकेशन में अपने हस्बैंड के साथ किसी रिसोर्ट में गए, और यदि आपके हस्बैंड का किसी के साथ पॉलिटिकल राइवलरी है, तो क्या गारंटी है कि आपके बेडरूम में कैमरे फिट नहीं करवाएंगे ये राम भक्त? पर भारतीय क्या जनता ये भारतीय पार्टी जनता पार्टी, आप यहाँ पे कहना चाह रहे जो है डर गई इस तिकड़ी से, बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं या आ रहा है खास कि- करके हार्दिक पटेल से जो है डर गई, क्योंकि मुझे- हार्दिक पटेल के लिए कहा मैं- जाता है वो बहुत ज्यादा क्राउड पुलिंग उनके मुझे अंदर। ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको 23-24 साल के एक लड़के की राइट टू प्राइवेसी को इतने गंदे तरीके से ब्रीच करके उसके बेडरूम में कैमरा क्यों फिट करना पड़ रहा है? आपको 150 चाहिए ना, तो 180 सीट ले जाओ, लेकिन राजनीति के स्तर को इतना नीचा तो मत उतारो। लेकिन कोई इसी पर भारतीय- सवाल करना भारतीय चाहता है जनता क्या? पार्टी विकास के मुद्दे पे Audience क्यों नहीं में से। बात करना चाहती है? डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। इस तरह के उलूल जुलूल चीजें निकाल करके नहीं तो हो ही रहा वो था एक ना, direction हार्दिक change पटेल करते तो हैं। बोल ही रहे थे, तो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन सेक्सीडी आ जाती है तो फिर बात वही सेक्सीडी कह पर रहा हूँ होने ना, लग भारतीय जाती है। जनता पार्टी मेन मुद्दे सुनिए। पर 6.5 करोड़ जनता जो है गुजरात की, नहीं। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने कुछ सुनिए, काम नहीं किया। हार्दिक ने सही ट्वीट किया था, भाई विकास का सीढ़ी निकालो ना। गुजरात में शिक्षा और चिकित्सा की क्या परिस्थिति, उसका सीढ़ी निकालो ना। सड़कें गांव के अंदर क्यों टूटी हुई है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ठिकाना नहीं है, उसका सीढ़ी निकाला होता तो किसी का भला होता। उसके प्राइवेट कमरे में क्या हो रहा है? एक पुख्त वय का आदमी एक पुख्त वय की महिला के साथ बंद कमरे में क्या करे? वो हमें क्यों लेना देना? मुझे तो उस बात से लेना देना है कि 90,000 करोड़ के बजट के बावजूद नर्मदा की कैनाल का नेटवर्क पूरा क्यों नहीं हो रहा है? पर लेकिन एक ये चीज देखिए ना, तिकड़ी तो आपकी थी तीनों की, लेकिन उसमें भी हार्दिक पटेल की ही सीडी क्यों सामने आ गई? वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3। हार्दिक से जिग्नेश की तो नहीं आ पाई, चुकी है। अल्पेश की तो नहीं आ पाई। हार्दिक से सरकार इस हद तक हिल चुकी है कि उनके पास बहुत डेस्परेशन दिख रहा है इस पे भाजपा का। भाजपा के पास कहने के लिए कोई बात ही नहीं है। इतना झूठ बोला है 22 साल तक, इतनी तानाशाही की है, तो वो कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मोदी जी कहें यहां आकर कि मैं जीएसटी लागू किया, मैंने नोटबंदी किया, मुझे वोट दो। जिग्नेश की बात से मैं सहमत हूं कि ये जो सही मुद्दे जो है वो दब रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या है। मोदी सरकार ने बताया था कि भाई हम लोग 50 लाख मकान बनाएंगे, 50,000 मकान भी नहीं बने हैं। फिर
ये जो तो फिर आप ये बात लेकिन लोगों तक कैसे ले जाएंगे? तभी तो जिग्नेश आए ना राजनीति में। राजनीति तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करते उनका इस चीज के लिए? वो आप ये बात जिग्नेश बताइए ना, को- कैसे जिग्नेश- लाएंगे? जिग्नेश को तो हम सपोर्ट करेंगे राजनीति में, अभी लेकिन आपने कहा था कि मेरी नहीं बात करेंगे। सुनो, लेकिन वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या किसी वो पॉलिटिकल तो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। मेरी बात सुनो मैम, तो हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि आंदोलन जो था भाई इंडिपेंडेंट शख्स को कोई भी सपोर्ट कर रहा है अगर, तो इंडिपेंडेंट अभी- शख्स की क्या इसमें मैम, गलती अभी है? हम लोग दोनों बैठे थे, दोनों भाई, तो हम वही बात कर रहे थे कि क्या प्लानिंग करना है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन हरगिज नहीं, क्योंकि ये जो आंदोलन चला वो कांग्रेस के समर्थन के लिए नहीं चला तो है। किसको समर्थन देना चाहते हैं फिर आप कांग्रेस को नहीं देना चाहते, आप बीजेपी को नहीं देना चाहते, तो कैसे चलेगा? कोई तो सरकार बनेगी। एक्चुअली मैम, जो वंचित किसकी समुदाय के सरकार बनवाएंगे? वंचित समुदाय के लोगों की बातें रखते हैं, जो जैसे कौन कि- है ऐसा? बताइए ऐसा ना। है जैसे कि थर्ड फ्रंट है। कौन जैसे है कि थर्ड फ्रंट? बताइए, JDU नाम है, नाम लीजिए। जेडीयू है, कहाँ है PSP गुजरात में है, वो? तो उनको खड़ा करेंगे ना हम लोग। कहाँ है गुजरात में? जीतेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा? अरे आप बता रहे हैं कि नहीं जीतेंगे, मैं आपको बोली जब है ही नहीं। है गुजरात में है, बहुत सारे हैं, जैसे कि राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा जेडीयू का केवल 1 वोट था, लेकिन वो अपना मतलब महत्वपूर्ण था। तो थर्ड फ्रंट को हम लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब आप ही कहना चाहते हैं उसको भी सपोर्ट कर दो, किसी को भी सपोर्ट कर दो, चाहे जीतो चाहे हारो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सपोर्ट कांग्रेस या बीजेपी को मत करना। एक्चुअली कांग्रेस और बीजेपी को इसीलिए सपोर्ट नहीं करना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के की 2 बाजू है। वो केवल दिखावा अलग अलग करते हैं, ये बाकी दोनों आपका एक कहना है सिक्के ना, की- ये आपका कहना है, ये आपका कहना है, गुजरात की जनता का कहना नहीं है। नहीं, 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 और नहीं, शायद ये आप ये- वो भी हो सकता है।